जी अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस करें आपका बिजनेस लॉ में चैप्टर 5 कंसिडरेशन। आपके जो ऑटम 20 अटेम्प्ट के लिए जो चैप्टर 5 में से आपका एक टॉपिक डिलीट भी हो गया हुआ है। अगर आप उसको सेकंड लास्ट टॉपिक है आपके स्टडी टेक्स्ट का, वो जो है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। इसकी कुछ एक्सेप्शन भी, थोड़ा सा वो टेक्निकल एरिया था, थोड़ा सा वो कॉन्सेप्चुअल एरिया था, डिफिकल्ट एरिया था। जब अब आपके सिलेबस में चैप्टर 5 में से उन्होंने क्या कर दिया, आई कैप ने डिलीट कर दिया है। तो जी हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कंसिडरेशन के इस चैप्टर की कंसिडरेशन की डेफिनेशन से। अगर हम इसको आसान अल्फाज में डिफाइन करें तो इसको हम कह सकते हैं कि आपको किसी काम के करने की वजह से जो समथिंग जो रिटर्न मिलता है वो आपकी क्या होती है, कंसिडरेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी को कुछ सेल कर रही है तो सेकंड पार्टी के लिए जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है, क्या उसके लिए कंसिडरेशन है। और जो वो पेमेंट करेगा उस परचेजेस के अगेंस्ट, तो जो सेलर पार्टी है वो पेमेंट क्या होगी, उसके लिए कंसिडरेशन होगी। तो हम देखते हैं कि मिस्टर ए ने क्या किया है, मिस्टर बी से कार परचेज की है। तो जो ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, जो वो उसको कार मिल रही है। और जो बी के लिए कंसिडरेशन है वो क्या है, जो उसको वो ए पेमेंट करेगा, वो क्या है, मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन है। ये तो है अगर हम इन शॉर्ट वर्ड इसको डिफाइन करें। लेकिन लॉ के अंदर इस रिटर्न को भी, इस जो वो एक दूसरे के साथ चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं, जो एक्सचेंज यहाँ पर हो रही है, उसके लिए लॉ ने एक चीज को बहुत ही डिटेल में क्या किया, आपकी कंसिडरेशन को डिफाइन किया कि कंसिडरेशन क्या है। लॉ कहता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ये सबसे पहली कंडीशन क्या है कंसिडरेशन में, कि अगर प्रोमिसर कोई एक्ट कर रहा है तो वो प्रोमिसर की डिजायर पर करेगा। अगर प्रोमिसरी अपनी मर्जी से कोई एक्ट करता है, कुछ फेवर देता है प्रोमिसर को, तो फिर प्रोजेक्ट कंसिडरेशन कंसिडर नहीं की जाएगी, क्योंकि इसके अंदर प्रोमिसर की डिजायर शामिल नहीं होगी। हम इसके भी एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको ना ये क्लियर हो जाएगी ये बात। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstained from doing or promisee does or abstains from doing or has promised to do or has promised to abstain from doing। जी अगर प्रोमिसर की डिजायर पर प्रोमिसी कुछ काम करता है या कर रहा है या फ्यूचर में करने का प्रॉमिस करता है, तो वो क्या होगी, प्रोमिसी की तरफ से प्रोमिसर के लिए कंसिडरेशन होगी। जब प्रोमिसर की डिजायर पे प्रोमिसी किसी काम को करने से रुक जाता है या किसी काम को करने से रुक जाने का प्रॉमिस कर लेता है, तो जो प्रोमिसी की तरफ से क्या होगी, प्रोमिसर के लिए कंसिडरेशन होगी। तो जिसको हम क्या कहते हैं, लॉ इस तरह से क्या करते हैं, आपकी कंसिडरेशन को डिफाइन करता है। अब यहाँ पर अगर देखें, अगर एग्जांपल 2 देखें, ए क्या कर रहा है, बी से प्रॉमिस कर रहा है कि वो बी को क्या करेगा, आईफोन डिलीवर करेगा। और बी क्या प्रॉमिस कर रहा है कि वो ए को उसकी क्या करेगा, पेमेंट करेगा 85,000 ऑन डिलीवरी। यहाँ पर जो ए के लिए कंसिडरेशन है वो 85,000 रुपीज है, जो उसको मोबाइल के अगेंस्ट मिलेंगे। और यहाँ पर जो बी के लिए कंसिडरेशन है वो क्या है, आईफोन है, जो उसको पेमेंट के अगेंस्ट क्या होगा, मिलेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर दूसरी एग्जांपल देखें,
तो ए क्या कहता है, बी से रिक्वेस्ट करता है कि वो सी को, अब यहाँ पर सिनेरियो क्या है कि मिस्टर बी ने क्या करना है, मिस्टर सी से कुछ पैसे लेने हैं। सी ने बी से पहले उधार लिया होगा, तो अब उधार पे नहीं कर पा रहा होगा, तो बी सी को धमकी दे रहा होगा कि जनाब अब मुझे पेमेंट करो, वरना मैं तुम्हें कोर्ट में क्या कर दूंगा, तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल कर दूंगा। तो यहाँ पर ए बी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो सी को 1 साल के लिए केस फाइल न करे सी के अगेंस्ट। अगर फिर भी सी पेमेंट नहीं करता तो बी क्या करेगा, ए को, तो ए क्या करेगा, बी को पेमेंट करेगा। यहाँ पर अगर बी ए की रिक्वेस्ट पर सी के अगेंस्ट जो है वो केस फाइल नहीं करता, तो ये हमारी किस चीज की एग्जांपल है, ये हमारी एग्जांपल क्या है, एन एब्सिटेंस टू डू समथिंग, जो हमने कभी एग्जांपल में डिफाइन किया था, अभी हमने जो डेफिनेशन में डिफाइन किया था, ये हमारी उसकी एग्जांपल है। सिमिलरली जिस तरह हमने बाकी सारे डिस्कस किए हैं, अपने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को हमने डिस्कस किया है, हमने माइनस को डिस्कस किया है, जिस तरह हमारे ऑफर्स के एसेंशियल्स थे, हमारे एक्सेप्टेंस के एसेंशियल थे, सिमिलरली क्या है, हमारे कंसिडरेशन के भी क्या है, एसेंशियल्स हैं। जो पहला जो आपका एसेंशियल है वो है डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कि अगर प्रोमिसी कोई काम करता है तो वो लाजमी है, वो कंपल्सरी है कि वो प्रोमिसर की डिजायर पर करे। अगर वो प्रोमिसर की डिजायर पर ये काम नहीं करता तो मतलब क्या हुआ, ये आपकी कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगी। जब आपकी कंसिडरेशन ही वैलिड नहीं है तो आपका एग्रीमेंट ही क्या हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब ये डिजायर ऑफ द प्रोमिसर को हम जरा एग्जांपल से देखते हैं। मिस्टर ए एक पार्टी है, वो क्या करती है, मिस्टर सी को कहती है टू कंस्ट्रक्ट 6 शॉप। अब मिस्टर ए मिस्टर सी को कहता है कि जनाब आप यहाँ पर ये जो जमीन है इस पर क्या करें, 6 दुकानें बनाएं, उनकी कंस्ट्रक्शन करें। अब मिस्टर सी क्या करता है, अपना सारा पैसा लगा के उन दुकानों को क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। तो फिर यहाँ पर जो जब दुकानें कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं तो मिस्टर ए क्या करता है, इन शॉप्स में से एक शॉप मिस्टर डी को दे देता है, रेंट पर क्या देता है, एक शॉप मिस्टर डी को दे देता है। मिस्टर डी को जब ये शॉप मिलती है, उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी जो एक शॉप क्या हो, ऐसी की जगह पे हो जहां पर बड़ी मार्केट हो, कस्टमर ज्यादा हो, तो उसकी आज ख्वाहिश वो पूरी हो गई, वो उस दिन बहुत ज्यादा खुश था। और उस खुशी की हालत में मिस्टर डी प्रॉमिस कर देता है मिस्टर ए से, सॉरी मिस्टर ए से नहीं, मिस्टर सी से, मिस्टर डी प्रॉमिस कर देता है मिस्टर सी के कि वो मिस्टर सी को क्या करेगा, मिस्टर डी 1 लाख टू मिस्टर सी। अब मिस्टर डी खुशी की हालत में, तब ज्यादा खुश था कि हाँ मुझे शॉप इस जगह पे मिल गई है, वो क्या कर देता है, मिस्टर सी से क्या कर लेता है, प्रॉमिस कर लेता है, वो क्या करेगा, मिस्टर सी को प्रॉमिस क्या करेगा, 1 लाख रुपीज पे करेगा। लेकिन लेटर ऑन क्या करता है, मिस्टर डी को समझ आ जाती है कि यार जनाब तब मैं जज्बात में था, तो मैं एक जज्बाती फैसला कर बैठा हूँ, मैंने प्रॉमिस कर लिया है। लेकिन लेटर ऑन वो क्या कर देता है, रिफ्यूज टू पे 1 लाख रुपीज टू मिस्टर सी। तो मिस्टर सी क्या करता है, वो चला जाता है कोर्ट्स में। मिस्टर सी क्या करता है कि कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में कहता है कि जनाब मिस्टर डी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो क्या करेगा, मुझे 1 लाख रुपए पे करेगा, लेकिन उसने क्या कर दिया, लेटर ऑन रिफ्यूज कर दिया है। अब आप देखें यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल में प्रोमिसर कौन है, मिस्टर डी, और प्रोमिसी कौन है, मिस्टर सी, क्योंकि मिस्टर डी प्रॉमिस कर रहा है कि वो क्या करेगा, मिस्टर सी को 1 लाख रुपीज देगा। कोर्ट कहती है मिस्टर सी के जनाब ठीक है, मिस्टर डी आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, वो क्या है, आपके लिए कंसिडरेशन है। तो क्या आपने कुछ रिटर्न में, समथिंग इन रिटर्न, हमने क्या डिफाइन किया था कि कंसिडरेशन क्या होती है, समथिंग इन रिटर्न।
अब वो लॉ कहता है, कोर्ट पूछता है मिस्टर सी से कि जनाब ठीक है, आपको 1 लाख रुपए कंसिडरेशन मिल रही है, तो क्या आपने भी मिस्टर डी को कुछ कंसिडरेशन दी है? क्या इस 1 लाख रुपए के अगेंस्ट मिस्टर डी को भी कुछ कंसिडरेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही? मिस्टर सी कहते हैं जनाब मैंने उसे क्या किए, जो शॉप्स कंस्ट्रक्ट किए हैं वो क्या किए, मैंने कंस्ट्रक्ट किए हैं और मैंने क्या किया, उसको रेंट पर दी है। यहाँ पर मेरी तरफ से जो शॉप है उसके लिए कंसिडरेशन है। तो वहां पर लॉ क्वेश्चन करता है, कोर्ट क्वेश्चन करता है कि जनाब मिस्टर सी, क्या जो आपने शॉप्स कंस्ट्रक्ट की हैं, क्या वो मिस्टर डी की डिजायर पर की हैं? तो यहाँ पर मिस्टर सी कहता है कि नहीं, वो तो मैंने कंस्ट्रक्ट किए हैं मिस्टर ए की डिजायर पे। तो यहाँ पर फिर लॉ कहता है कि जनाब मिस्टर डी आपको 1 लाख रुपए पे करने का बाउंड नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी क्या पहला एसेंशियल के डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अगर प्रोमिसर की डिजायर पे कोई काम करेगा तो तब भी वो क्या कर सकता है, फिर प्रोमिसर को सू कर सकता है, वो अपनी उसकी जो कंसिडरेशन है पे ना करने की। An act done at the desire of a third party or without the desire of a promiser cannot constitute a valid consideration. I hope आपको समझ आ गई होगी। फिर नेक्स्ट जो आपकी कंसिडरेशन एसेंशियल है वो है आपका जो कंसिडरेशन शैल मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आपका एसेंशियल है, इसको हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन रिटर्न consideration may be from the promisee himself or by any other person, even by stranger। जी यहाँ पर हम एग्जांपल इसको डिस्कस करते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, मिस्टर एक्स क्या करता है, अपनी सर्टन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपनी बेटी वाई को, और वाई को डायरेक्ट करता है कि जो मिस्टर जी है वो उसकी क्या करेगी, एन्युटी पे करेगी। एन्युटी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जब आपने एम पढ़ी होगी, वहां पर क्या होता है कि एन्युटी का कॉन्सेप्ट होता है। और वे वाई क्या कर जाती है, उस डेट पे एग्री कर जाती है, और एग्री करती है कि मिस्टर एक्स उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे, और वो क्या करती है, रिटर्न दे देती है कि वो जेड की फेवर में क्या करेगी, जेड की जो भी मिस्टर जेड की एन्युटी होगी वो कौन पे करेगी, वाई पे करेगी। लेकिन बाद में वाई क्या कहता है, वो कहती है कि वाई रिफ्यूज टू पे द एन्युटी ऑन द प्ली दैट कंसिडरेशन हैड मूव फ्रॉम जी। ठीक है, सेट दैट नो कंसिडरेशन हैड मूव फ्रॉम जी। यहाँ पर क्या हो रही है, जो जी को वो कह रही है उसकी क्या, उसका जो प्ली है, जो इस बेस जिस बेस पे वो रिफ्यूज कर रही है, वो कह रही है कि मैं ठीक है उसकी जगह पे एन्युटी पे कर रही हूँ, लेकिन मुझे जेड की तरफ से कोई भी कंसिडरेशन रिसीव नहीं हो रही। तो यहाँ पर जेड इज entitled टू मेंटेन ए suit because a consideration not necessarily move from the promisee, इट मे मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन। यहाँ पर प्रोमिसी कौन है, मिस्टर जी है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सीन है कि मिस्टर जो जी है वो क्या कर सकता है, मिस्टर वाई को, जो मिस वाई है उसको उसको अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है कि जनाब आपने जो प्रॉमिस किया था, आपने जो एग्रीमेंट किया था, उसके उसकी वजह से आप बाउंड है, आपने मुझे क्या करनी है, मेरी जगह पे आपने एन्युटी पे करनी ही करनी है। अब थर्ड जो आपका एसेंशियल है वो है कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब अगर एक पार्टी ये है, उसने पास में कोई एक ऐसे कोई अपनी कंसिडरेशन दे दी है, अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट था वो परफॉर्म कर दिया है, तो वो क्या हो गई, किसी पास्ट की वजह से। द कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। द कंसिडरेशन विच हैज मूव्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीमेंट इज सेड टू बी पास्ट फॉर पास्ट कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, ए ने क्या की है, बी को अगस्त के मंथ में क्या की है, सर्विसेज रेंडर की हैं, और 20 सितंबर में प्रॉमिस करता है ए से कि वो क्या करेगा, ए को 10,000 रुपए पे करेगा जो उसने बी को सर्विसेज दी हैं। यहाँ पर सर्विसेज पहले दी जा चुकी थी, कंसिडरेशन जो ए की तरफ से थी वो ऑलरेडी क्या हो गई थी, बी की तरफ मूव कर गई थी। ये आपकी क्या है, पास्ट कंसिडरेशन। सिमिलरली अब ए प्रॉमिस कर रहा है कि वो क्या करेगा, 1 मिलियन रुपए की क्या करेगा, कार सेल करेगा एट द, और जो पेमेंट होगी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होगी। यहाँ पर जो कंसिडरेशन है वो साइमल्टेनियसली क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। वो कार कार क्या कर रहा है, उसको दे रहा है, और पेमेंट क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। जो फ्यूचर कंसिडरेशन है वो क्या होती है, अगर एक पार्टी बी से कहती है कि मैं आपको 5 दिन के बाद क्या करूंगी, गुड सप्लाई करूंगी,
अब ये क्या है, फ्यूचर कंसिडरेशन है, प्रॉमिस टू डू समथिंग इन फ्यूचर। और बी क्या कहती, पार्टी बी क्या कहती है कि जैसे मुझे गुड्स रिसीव होंगी, मैं गुड्स रिसीव होने के 30 दिन के बाद आपको क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। यहाँ पर भी क्या हो रही है, फ्यूचर कंसिडरेशन है। अब फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि कंसिडरेशन टू हैव सम वैल्यू। एक है कि कंसिडरेशन लाजमी नहीं है कि जो मैं आपको कंसिडरेशन दे रहा हूँ आप उसकी इक्वल वैल्यू की मुझे कंसिडरेशन दें। जैसे कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरी कार परचेज कर लें, मार्केट में अगर एक कार की वैल्यू है इस टाइम, जो मेरी कार है अगर उसकी मार्केट में जाए तो वैल्यू है 15 लाख रुपए, आपको मैं सेल कर रहा हूँ वो 10 लाख रुपए की। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल वैल्यू नहीं है, एडुकेट वैल्यू नहीं है। लॉ इसकी कंपैरिजन भी नहीं कर रहा, लॉ कह रहा है कि कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू। अगर आपको मैं वो 10,000 रुपए की भी सेल कर देता हूँ तो फिर भी वो वैलिड है, क्योंकि मैं अपनी फ्री कॉन्सेंट से क्या कर रहा हूँ, आपको सेल कर रहा हूँ। कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी जो वो इक्वल होनी चाहिए उसके, जो उसकी जो मैंने चीज आपको दी है। तो कंसिडरेशन मस्ट हैव वैल्यू बट इट इज नॉट नेसेसरी टू इक्वल इन वैल्यू टू समथिंग गिवन। जो मैंने आपको चीज ऑलरेडी दी है कंपल्सरी नहीं है कि वो क्या हो, उसके इक्वल होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आपका एसेंशियल है वो क्या है, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। अब आपको अगर मैं कहता हूँ कि जनाब आप मुझे अपनी कार सेल करें, बदले में मैं क्या करूंगा, आपको खुश रखा करूंगा। अब क्या मतलब है खुश रखा करूंगा, ये क्लियर नहीं है आपकी कंसिडरेशन। यहाँ पर वो क्या करते हैं, इसलिए कंसिडरेशन जो है वो हमेशा रियल होनी चाहिए, वो आपकी इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। फिर आपको जो नेक्स्ट है वो है कि समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। अगर आप किसी ऐसी चीज के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसकी जो चीज एक पार्टी ऑलरेडी बाउंड है करने के लिए, तो वैसी कंसिडरेशन आपकी वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी। जो आपका लास्ट एसेंशियल है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, कंसिडरेशन जो आपकी है वो लॉफुल होनी चाहिए। द कंसिडरेशन मस्ट नीदर बी अनलॉफुल नॉर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो क्या करे, सी को अगर बीटता है, मारता है, तो वो क्या करेगा, उसको 1 लाख रुपए देगा। यहाँ पर क्या है, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो ये आपकी कंसिडरेशन क्या होगी, अनलॉफुल होगी। तो आपकी जो वैलिड कंसिडरेशन ये नहीं होगी, आपकी इनवैलिड कंसिडरेशन होगी। ये फिर है कि अगर आपको कोई ऐसी ऐसा एग्रीमेंट है जिसका जो ऑब्जेक्ट है वो पार्शियली अनलॉफुल है, इफ ए पार्टी ऑफ ए सिंगल कंसिडरेशन फॉर मोर और फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंडीशन फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट is unlawful, the agreement is void. In simple words, अगर किसी एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसका कोई भी पार्ट अगर वो अनलॉफुल है, तो जो आपकी कंसिडरेशन है, जो आपका एग्रीमेंट है, वो क्या होगा, वॉइड कंसिडर किया जाएगा। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसको आपने क्या करना है, अपनी जो बुक है उसको आपने क्या करना है, इस पेज पे क्रॉस का निशान लगा देना, ताकि खुशी हो कि अब मैंने ये याद नहीं करने। हमने क्या कहा था कि आपको जो सेक्शन 25 है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कहते हैं कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अगर एक पार्टी की तरफ से कंसिडरेशन जा रही है और दूसरी पार्टी की तरफ से कंसिडरेशन नहीं आ रही, तो लॉ कहते हैं आपका एग्रीमेंट वॉइड होगा। लेकिन यहाँ पर वो क्या दे रहा है, कुछ एक्सेप्शन दे रहा है। ये जनरल रूल क्या है कि एग्रीमेंट वॉइड होगा विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन जहां जहां जनरल रूल आता है वहां वहां साथ में एक्सेप्शंस भी लॉ में लाजमी आती हैं। तो जो पहली एक्सेप्शन है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वो लॉ कहता है कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे, तो वो विदाउट कंसिडरेशन, लेट सपोज मैं अपनी वाइफ को अपनी प्रॉपर्टी अगर गिफ्ट करता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ, या अपनी गाड़ी उसको दे देता हूँ, तो उस केस में ये क्या है, मैं ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या कर रहा हूँ, बदले में मैं उससे पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं लेता। तो ये क्या हो रही है, विदाउट कंसिडरेशन में क्या कर रहा हूँ, उसको क्या कर रहा हूँ, एग्रीमेंट वापस में हम कर रहे हैं एक तरह से। तो लॉ कहता है कि ये कंसिडरेशन वैलिड होगी, ये एग्रीमेंट वैलिड होगा इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग। मतलब आपने ये एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में करना है, रजिस्टर्ड अंडर लॉ,
मतलब क्या है कि ऑनरशिप ऑनरशिप जो कार की है वो ट्रांसफर करवानी पड़ेगी मुझे, और जो रजिस्ट्री होती है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, सारी की सारी फुल करनी है। और ये जो आपने एग्रीमेंट किया है, मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंड बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन ए नियर रिलेशन टू ईच अदर, मतलब उनका आपस में कोई क्लोज रिलेशन होना चाहिए। ब्रदर भाई हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, उसके अलावा अंकल एंड नेपो हो सकते हैं, आपके हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं। तो ये आपको जितने भी आपके जो यहाँ पर सारे जो रिलेशन हैं, इनके अंदर विदाउट कंस्ट्रक्शन कोई एग्रीमेंट होता है, अगर वो रिटर्न फॉर्म में है, सारी लीगल फॉर्मेलिटी उन्होंने उसकी फुलफिल की है, मीट की है, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, आपका वैलिड होगा। जी नेक्स्ट आपका जो एक्सेप्शन है वो है प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। जी इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक पार्टी ए है, पार्टी बी है। पार्टी बी का रोड पर रास्ते में क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और पार्टी ए क्या करती है, पार्टी बी को अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाती है, वहां पर उसका ट्रीटमेंट करवाती है, सारा सो ऑन। अब ये क्या है, एक वॉलंटरी सर्विस थी। पार्टी बी ने पार्टी ए को कुछ कहा नहीं था, पार्टी बी की डिजायर पे पार्टी ए ने कुछ नहीं किया। तो अगर बाद में पार्टी बी क्या करती है, पार्टी ए को वॉलंटरली क्या कहती है कि जनाब ठीक है, आपने जो मुझे सर्विसेज दी थी, मैं आपको उसकी कंपनसेट करना चाहता हूँ, उसकी पेमेंट करना चाहता हूँ। सच प्रॉमिस मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड if it is promised to compensate and the person who is to be compensated has already done something voluntarily। ठीक है, मैं आपको जो मैंने एग्जांपल दिया सेम वो एग्जांपल यहाँ पर क्या हो रही है, फिट हो रही है। यहाँ पर जो एग्जांपल नीचे लिखी हुई है, ए ने क्या किया है, ए को बी का क्या मिला है, रास्ते में पर्स मिला है, एंड ए ने क्या किया, वो बी को वापस कर दिया है। अब उसने वॉलंटरली ढूंढा है, वापस कर दिया, वापस ना भी करता तो बी को क्या पता था कि मेरा पर्स किसके पास है। तो बी क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि वो ए को क्या करेगा, 5,000 रुपए पे करेगा एज ए इनाम के तौर पर, रिवार्ड के तौर पर, व्हाटसोएवर। यहाँ पर जो प्रॉमिस है वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट जो आपकी एक्सेप्शन है वो आपका है टाइम बार डेट। ये टाइम बार डेट क्या होता है, हम इसको एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि वो क्या होता है। जी एक पार्टी है, अकरम, दूसरी पार्टी है अली। अकरम हैज टू रिसीव 150,000 फ्रॉम अली, एंड जो मेच्योरिटी डेट है, मतलब जो आपकी एग्रीमेंट डेट है, जिस डेट पे आपने क्या करनी है, पेमेंट अकरम ने रिसीव करनी है, वो है 31 दिसंबर, या सॉरी 1 जनवरी कर लेते हैं 2019। अब अकरम ने क्या करना है, अली से 1,50,000 रुपए लेने हैं, और जो एग्रीमेंट की मेच्योरिटी डेट है, जिस डेट पर अकरम ने अली से पैसे लेने हैं, वो है 1 जनवरी 2019। तो जैसे ही 1 जनवरी 2019 आती है, अगर अकरम अली से पैसे मांगता है और अली क्या करता है, वो पैसे देने से इनकार कर देता है, तो फिर अकरम के पास क्या ऑप्शन है कि वो अली के अगेंस्ट क्या करे, केस में कोर्ट में क्या करे, केस फाइल करे। अब अकरम क्या करता है, अब अकरम कितने टाइम तक अली के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। अब 1 जनवरी को क्या करता है, अली क्या करता है, रिफ्यूज करता है पेमेंट, तो फिर अकरम हैज टू फाइल सूट अगेंस्ट अली विद इन 3 years। ठीक है, अब 1 जनवरी 2019 से लेकर 3 साल के अंदर अंदर अकरम ने अली के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं किया, तो फिर जो जो डेट है वो क्या हो जाएगा, टाइम बार हो जाएगा। तो इन 3 सालों के बाद ना अकरम अली से पैसे मांग सकेगा, ना अकरम अली के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ये आपका जो टाइम 3 साल का जो टाइम पीरियड है, ये लॉ ने डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर जो अगर ऐसा कोई 3 साल का पीरियड लैप्स हो जाता है और अकरम अली के अगेंस्ट अगर केस फाइल नहीं करता, तो इस ऐसे डेट को हम क्या कहते हैं, टाइम बार डेट कहते हैं। अब अकरम अली से पैसा रिकवर नहीं कर सकता,
ना अली के अगेंस्ट वो कोर्ट में जा सकते हैं। तो अगर टाइम बार्ड डेट की पेमेंट के बारे में जहाँ बात करते हैं, ए पर्सन प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट इज इनफोर्सिबल इफ इट इज मेड इन राइटिंग। जी हम अपनी एग्जांपल की तरफ वापस आते हैं। लेकिन 3 साल के बाद अगर 2022 के अंदर 2024 के अंदर मिस्टर अली क्या कहता है, अकरम को कहता है कि यार मैं आप तो मैं जो मैंने 1,50,000 रुपए देने थे वो मैं क्या करता हूँ 1 मंथ के बाद पे कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम बार डेट की पेमेंट हो रही है। तो लॉ कह रहा है कि जो वो पेमेंट की बात कर रहा है इट इज मेड इन राइटिंग। अब अगर वो प्रॉमिस कर रहा है तो अली ने मिस्टर अकरम को रिटर्न फॉर्म में देना होगा कि आई एम विलिंग टू पे यूर डेट फॉर रुपीज 150,000 ऑन फलान डेट। इट इज साइंड बाय द डेटर और हिज एजेंट। तो यहाँ पर जो डेटर है उसने क्या करना है, उसने साइन करना है उस पर, और वो क्या होना चाहिए, या उसको कोई एजेंट क्या करे उस पर साइन करे। इट रिलेट्स टू ए डेट विच कुड नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय ए क्रेडिटर बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या कहता है कि 3 साल तक जिस डेट पे रिफ्यूजल हुआ है, जिस डेट पे जो डेटर है, जिस डेट पे डेटर ने पेमेंट देने से मना किया है, उस डेट से 3 साल तक आप क्या कर सकते हैं, उसको सू फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उस पे उससे वो डेट है वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होना है, अली मस्ट प्रॉमिस इन रिटर्न फॉर्म, क्योंकि अब अली कौन है, डेटर। अली मस्ट साइन, और ये क्योंकि थर्ड थर्ड जो हमारी कंडीशन है वो तो हमारी यहाँ पर मीट हो रही है, क्योंकि अकरम अली से पैसे वैसे रिकवर नहीं कर पा रहा। तो ऐसे केस में जो एग्रीमेंट होगा, जो प्रॉमिस होगा टाइम बार्ड पेमेंट का, वो क्या होगा, वैलिड वैलिड होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारी एक्सेप्शन है वो है कंप्लीटेड गिफ्ट। गिफ्ट तो समझ आती है, कंप्लीटेड गिफ्ट क्या होता है। आपको पता है एक पार्टी डोनर होती है, क्या होती है, डोनी होती है। जो बंदा गिफ्ट दे रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं। अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गिफ्ट देने की ऑफर की है और उस गिफ्ट को अगर मिस्टर बी एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीटेड गिफ्ट्स कहते हैं। द गिफ्ट्स विच आर एक्सेप्टेड बाय द डोनी आर कॉल्ड कंप्लीटेड गिफ्ट्स एंड आर वैलिड। तो जो अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो वो गिफ्ट जो कंसिडरेशन है आपकी क्या है, वो वैलिड है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, आपको पता है आपने चैप्टर 16 में पढ़ा होगा, आप पढ़ेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है उसके लिए आपकी कंसिडरेशन होना कंपलसरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या है, पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी सी है। अब पार्टी ए पार्टी बी को हायर करती है या एज अपना एजेंट हायर करती है कि वो क्या करे, पार्टी सी से पार्टी ए के बिहाफ पे क्या करे, डीलिंग करे, बिजनेस रिलेशन को क्या करे, वो आगे इसको कंटिन्यू करे। अब यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि ए और बी आपस में क्या है, प्रिंसिपल एजेंट है। यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि ए बी ए से कुछ सैलरी ले या कुछ और बेनिफिट्स ले, कंसिडरेशन ले। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो आपकी है वो आपकी क्या है, वो विदाउट कंसिडरेशन की आपकी क्या होती है, वैलिड कंसिडरेशन कंसिडर की जाती है। फिर आपका है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। वैसे आपको चैप्टर 15 में बेलमेंट का टॉपिक था, काफी डिटेल में था, लेकिन ऑटम 20 के अटेम्प्ट के लिए आपको सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ बेलमेंट क्या है, कि अगर आप किसी पार्टी को अपनी गुड्स देते हैं इस्तेमाल करने के लिए और फिर वो पार्टी इस्तेमाल करने के बाद आपको जो गुड्स वापस कर देती है उसको आप क्या कहते हैं, बेलमेंट कहते हैं। इसको जो जो पर्सन गुड्स दे रहा होता है उसको आप क्या कहते हैं, बेलर कहते हैं। और जो पर्सन गुड्स यूज कर रहा होता है हम क्या कहते हैं, बेली कहते हैं। इसमें जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो तरह के होता है, एक होता है ग्रेटिचुअस और एक होता है नॉन ग्रेटिचुअस। नॉन ग्रेटिचुअस वो होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, बेलर बेली से क्या करता है, जो उसको सर्विसेज दे रहा होता है, जो अपनी गुड्स दे रहा होता है बेली को, वो उसके अगेंस्ट क्या करता है, कुछ चार्जेस लेता है। वो तो वहां पर क्या हो रही है, दोनों तरफ से क्या हो रही है, कंसल्टेशन क्या हो रही है आपकी, वो एक्सचेंज हो रही है, तो वहां पर कोई मसला ही नहीं है। लेकिन एक ये होता है अगर आपसे आपका दोस्त आके बाइक ले जाता है, कहता है कि मैंने यूज करनी है, मैंने फलां जगह जाना है, आप वो बाइक उसे दे देते हैं, वो यूज करता है, आपको आके वापस कर देते हैं। यहाँ पर आप बेलर बन गए, आपका जो फ्रेंड है वो क्या है, बेली है। यहाँ पर क्या बन गए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बन गया। लेकिन जब आपको बाइक वापस लेकर आता है, जाहिर सी बात है आप अपने दोस्त से तो पैसे चार्ज नहीं करोगे इस चीज के।
उसको हम क्या कहते हैं कि विदाउट कंसिडरेशन है ये आपका बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटिचुअस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। मतलब ऐसे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी जो कंसिडरेशन थी जस्ट वन साइड से थी, सेकंड साइड आपको कंसिडरेशन नहीं मिली, तो ये भी आपका क्या होता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर आपकी आती है चैरिटेबल सब्सक्रिप्शंस वेयर द प्रॉमिस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रॉमिस मेक कमिटमेंट्स। उस केस में आपकी क्या होती है, जो विदाउट कंसिडरेशन आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आपका वैलिड होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपको पता है कि क्या होती है, दो पार्टीज होती हैं, पार्टी ए एंड पार्टी बी। तो उन दो पार्टीज के आपस में एक एग्रीमेंट में एक पार्टी की बेhalf पे थर्ड पार्टी क्या देती है, श्योरिटी बन के आती है, गारंटी देती है। हालांकि जो पार्टी गारंटी दे रही होती है उसको बदले में कुछ नहीं मिल रहा होता, लेकिन जो लॉ कहता है कि ऐसी भी जो एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो क्या होता है, आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये था आपका चैप्टर 5 कंसिडरेशन का, जो भी हमने क्या किया यहाँ पर डिस्कस किया है।